चैप्टर शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर इंटीग्रेशन शुरू किया जाए, तो बेटा इंटीग्रेशन आज शुरू करेंगे। उससे पहले उसके बेसिक पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले तो उसके बेसिक पे क्लास 12 का आज समाकलन, ठीक है, समाकलन कौन सा क्लास 12 समाकलन। सबसे पहले आपको क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अवकलन, डिफरेंशिएशन है ना, तो उसको पढ़ा होगा। तो अगर आपको अवकलन आता है तो समाकलन अच्छे से आएगा। सबसे पहली बात तो आपका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कौन सा, निश्चित समाकलन, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा क्या होता है, सॉरी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी तो आपको इसका मतलब होता है अनिश्चित, हिंदी में कहते हैं इसको अनिश्चित समाकलन, और इसको कहते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। अभी आपको पढ़ना है अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। अच्छा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अभी आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही लेकर के चलेंगे। डेफिनिट का जब आएगा तो देखा जाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, जैसे कोई आपको फंक्शन दिया गया है, सॉरी, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये दिया गया, ठीक है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को उसे कहते हैं कि जैसे मान लो ये आपको एफ डैश एक्स दिया गया है, ये डेरिवेटिव दिया गया ना, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है ना। तो हम किसी डेरिवेटिव की सहायता से पुनः उस फंक्शन को प्राप्त कर लेते हैं। वो जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होती है ना। हम किसी डेरिवेटिव की मदद से या सहायता से हम पुनः उस फंक्शन को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आता है आपका सिंबल। सिंबल आपका क्या होता है, आप पहुंचोगे सिंबल पर। सिंबल ये जैसे आपका यस लिखा हुआ है ना, यस को थोड़ा सा इस वाले पार्ट को ऊपर खींच दो, इसको थोड़ा सा नीचे खींच दो, है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सिंबल। मान लो इसमें एफ एक्स डी एक्स, हमेशा ऐसे साथ डी एक्स यक्स है तो यक्स वाई, मतलब आपको जो ये डी एक्स है ये आपको सभी फंक्शन में मिलता रहेगा, है ना। ये आपको ये बताता है कि dx मतलब ये होता है कि इस fx को x के सापेक्ष समाकलन करना है ना। इस फंक्शन का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको, ठीक है। और इसका मान लो हमें जो इंटीग्रेशन मिला वो क्या मिला, fx मिला, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम समाकल। क्या बोलेंगे, समाकल। और जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम उसको क्या बोलेंगे, समाकल्य बोलेंगे, समाकल्य, है ना। इसको बोलेंगे समाकल, इसको बोलेंगे समाकल, है ना। और जो प्रोसेस इसमें हम यूज करेंगे वो प्रोसेस हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ठीक है। किसी फंक्शन का अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो वो जो फंक्शन होगा वो समाकल्य कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, समाकल्य। जो हमारा आंसर आएगा वो समाकल कहलाएगा। और जो प्रोसेस इसमें हम यूज करेंगे वो प्रोसेस हमारा होता है समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब उसके बाद एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उल्टा, है ना। जैसे आपका मान लो डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर कितना आया, एफ एक्स आया कि नहीं आया, है ना। मान लो आपका डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ, इसको मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आया, तो इसका समाकलन कितना आना चाहिए, ठीक है। तो
तो इसका समाकलन ये वाला फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। इस fx का डेरिवेटिव ये fx है, ठीक है, तो इसका समाकलन ये होगा, ठीक है। समझ में नहीं है? अब जैसे कि आप चलो इसी से कर लो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स था, इस एफ एक्स को इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा दो। अब जब इंटीग्रेशन का निशान लगाओगे, जब ये इंटीग्रेशन का निशान ये डी हटेगा तो निशान भी हट जाएगा, तो आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैपिटल में है बेटा, एफ एक्स डी एक्स। देखो यही चीज आ गया है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो समाकलन एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब किसी भी अवकल जो डेरिवेटिव आता है उसका अगर हम समाकलन करते चले जाएंगे तो हमें पुनः वो फंक्शन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इधर देख लो, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आपका बड़ा मायने रखता है भैया, देख लो इसके बारे में। आप लोगों ने जो देखा होगा कभी कभी आंसर आता है, जैसे आपका एफ एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स किया तो आपका आ गया एफ एक्स प्लस सी लिख दिया जाता है ना, तो उसके बारे में जैसे मान लो कोई डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी दिया गया, इसका जो डेरिवेटिव आया वो भी क्या आया, एफ एक्स आया, है ना, ध्यान देना। इसका डेरिवेटिव भी एफ एक्स आया था और इसका डेरिवेटिव भी कितना आया, एफ एक्स आया। इस चीज को यहाँ समझना, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू भी कैपिटल एफ एक्स था, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी बराबर भी क्या है, कैपिटल एफ एक्स है ना। तो अब इसका जब समाकलन करोगे, आप एफ एक्स डी एक्स करोगे तो आपका क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। क्योंकि भाई जो मान लो कि हमारे किसी फंक्शन में वहां पर कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव शून्य हो जाता है ना, कांस्टेंट वैल्यू की जो डेरिवेटिव होती है वो शून्य हो जाता है। अब हमें तो यही मानकर चलना है ना कि हर फंक्शन में ये मान के चलना है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट डेरिवेटिव होगा, हमें यही मान के चलना है, ठीक है। तो वही कांस्टेंट डेरिवेटिव यहाँ पर हम प्लस सी के रूप में लिख देते हैं, और प्लस सी हमेशा, ये जो सी है वो बिलोंग करता है हमेशा आर को, सी हमेशा एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो आप ये हो गया आपका, ठीक है। आप हमेशा जो आपका समाकल आएगा उसमें प्लस सी लगाते हुए चलोगे, ठीक है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है उसमें कोई एक कांस्टेंट डेरिवेटिव होगा, ठीक है, हम यही मान के चलते हैं, ठीक है। इस सी के प्लस सी से हमारे एफ एक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो पैराबोला है तो पैराबोला ही रहेगा, पैराबोला ऐसा नहीं कि ये जो है एलिप्स हो जाएगा, नहीं, पैराबोला ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सी का मान थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया या अगल बगल हो गया, इतना चलेगा, लेकिन रहेगा पैराबोला, उसके मतलब आकृति में उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। हाँ, जैसे सी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो हाँ थोड़ा बहुत उसका जो है वो पैराबोला ऊपर नीचे हो सकता है, अगल बगल हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारी एफ एक्स पर इसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं अपने कुछ फार्मूले पर जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़े ना, डिफरेंशिएशन का ही उल्टा करके समाकलन आपको इंटीग्रेशन बन गया उसी फार्मूला। अगर आपको क्लास 11th के डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन के फार्मूले बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं, कुछ फार्मूले हम आपको भी बताएंगे, बाकी शेष अपने आप से आप वैसे बदल लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो फिर आते हैं आपके। अब आते हैं आपके कुछ डेरिवेटिव फार्मूले पर, जैसे कि आप लोग लिखते होंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू क्या, n एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता था,
cos x डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, है ना। फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, सारा नहीं लिखेंगे, सारा आप लोग लिख के थोड़ा सा। तो अब ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब उसको इंटीग्रेशन में जैसे देखो, इसका इंटीग्रेशन में क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन में x की पावर n dx क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ध्यान देना इधर, यहां पर x की पावर n है तो यहां पर x की पावर क्या है, n से 1 कम है। ध्यान देना, पहली बात तो इसका जब समाकलन होगा तो समाकलन इसका क्या हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, अब सॉरी इसका जो डेरिवेटिव होगा वो शून्य हो जाएगा, है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखो x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर क्या है, n से 1 कम है, तो समाकलन में उसका यहाँ पर है तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगी, 1 ज्यादा होगी। ठीक है, और ये इधर आएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वो इसका देखो cos x dx का जो समाकलन होगा क्या होगा, sin x। sin x क्या होता था, cos x, तो cos x क्या होगा, sin x, है ना। अब ऐसे tan स्क्वायर x dx क्या होगा, sec x होगा, है ना। e की पावर x dx क्या होगा, e की पावर x होगा। मतलब आप लोग इधर ऐसे करके dx लिखते जाइए, इधर हटाते जाइए इसको, है ना, इधर dx लिखते जाइए, इधर हटाते जाइए आप। ठीक है, इधर लगाइए dx, इधर हटा दीजिए इसको, इधर लगाइए dx, इधर हटा दीजिए इसको, है ना। मतलब उसी का उल्टा वाला प्रोसेस का हो जाएगा, आपका समाकलन वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला याद करने के बाद तब उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन के गुणधर्म। पहला वाला क्या है, मान लो कि दो फंक्शन है, fx प्लस माइनस प्लस है gx या माइनस है gx। ठीक है, इसका समाकलन करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करोगे आप उसको जो है fx dx प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, gx dx प्लस का c। ध्यान देना, आपको प्लस का c लगाते चलना है। ठीक है, आपको प्लस का c लगाते चलना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका क्या है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, दूसरी वाली आप लोगों ने पढ़ी होगी, अभी अभी हमने बताई है आपको कि d बाई डी एक्स एफ एक्स है अगर ये, तो इसका जो है समाकलन fx होगा। ठीक है, आपकी दो प्रॉपर्टी ये होगी। आपकी जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, मान लो कि लिखा हुआ है कोई कांस्टेंट टर्म, फिर आपका है fx dx। उस दशा में आपका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, बाहर करके आप फिर उस फंक्शन का समाकलन करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई समाकलन के अंदर कांस्टेंट लिखा हुआ तो कांस्टेंट को आप क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, उसके बाद फिर उस फंक्शन का समाकलन करोगे। इतनी चीजें देखो। पहली बात, फार्मूले आपके बहुत हैं, फार्मूले हम सारे नहीं किए यहाँ पर, आप लोग आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उससे फार्मूले लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद सीधे हम आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है 1 से 5 तक, उसमें ये कहा गया है कि बिना इनका प्रयोग किए हुए, ठीक है, आपको बताना है कि उनका, आपको डेरिवेटिव दिए गए हैं, उसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, आप बिना इनका प्रयोग किए हुए, आपको डेरिवेटिव दिए गए हैं, आपको उनका फंक्शन बताना है कि फंक्शन क्या होगा। अब डेरिवेटिव दिए गए थे, अगर इनका प्रयोग करना होता तो उसका समाकलन कर देते, आपको फंक्शन मिल जाता है ना।
उससे पहले जैसे हम आपको एक दो फार्मूला रखना बताते हैं कि रखा कैसे जाता है। जैसे x की पावर n है, जैसे आपसे कहा गया x की पावर 2, इसका समाकलन करिए, है ना। x की पावर 2 का समाकलन आप कैसे करोगे, आप dx लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला यही तो लगेगा, x की पावर n की जगह कितना है 2, तो आप कैसे करोगे, समाकलन x स्क्वायर dx इक्वल टू x की पावर 2 + 1 अपान 2 + 1, ठीक है। ये तो आएगा भाई, n में एक जोड़ के वही नीचे आ जाती है, तो कितना हो जाएगा x की पावर क्यूब अपान 3 प्लस c घटाना 9, ठीक है। ये आ गया सर। इसमें चाहे जितनी 2/3 हो, 1/4 हो, कुछ भी हो, आप वही चीज जोड़, इसमें एक जोड़ करके वही नीचे लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब आपके चलना है कि sin 2x का फंक्शन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव आप निकालोगे कैसे, सबसे पहले देखोगे किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये किसका डेरिवेटिव है। शायद माइनस sin 2x दिया गया है, देख लीजिएगा, माइनस दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप भाई ये cos 2x का डेरिवेटिव है, cos 2x का डेरिवेटिव, सॉरी cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, यही तो होता है sin cos का क्या होता है sin 2x, भाई cos का क्या होता है sin 2x, यही तो होता है। और इनटू में x, अब फंक्शन तो फंक्शन क्या हो जाता है 2 हो जाता है, x के साथ जो है कांस्टेंट वो इनटू के रूप में लिख दिया जाता है ना। तो अब भाई हमें sin 2 से लाने के लिए अगर यहाँ हम 2 कर दें तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो यानी क्या हो जाएगा cos 2x अपान 2 इक्वल टू sin 2x, यही तो होगा, यही होगा ना। माइनस से माइनस लगाते, क्योंकि भैया cos d/dx cos इक्वल टू माइनस sin x होता है ना, माइनस हो गया, ठीक है। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव आया वो यही तो आया, इसी का तो डेरिवेटिव कितना है sin 2x है, और sin 2x का एंटी डेरिवेटिव मान लीजिए यहाँ पर हमारा sin होगा कि cos होगा, ध्यान देना, यहाँ पर हमारा cos होगा, cos 2x होता है। तो cos 2x कैसे निकालते हैं, अब सबसे पहले देखिए कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव होता है, सॉरी cos 2x किसका डेरिवेटिव होता है, तो भैया sin 2x का होता है, क्योंकि sin x बराबर कितना होता है cos x होता है, तो ये कितना होगा cos 2x इंटू 2, क्योंकि भाई cos x का तो sin x का तो cos x हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 भी तो लगा हुआ है, तो 2x लगा हुआ है ना, तो इसी कांस्टेंट वैल्यू इसी गुणे के रूप में दी जाएगी। अब यहाँ पर बटे 2 करोगे तो यहाँ भी बटे देगी, ये खत्म हो जाएगा, तो इतना बच गया आपका, यहाँ पर cos 2x बच गया। और हमसे इसी का पूछा है कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव sin 2x अपान 2 हुआ। बिना फार्मूले के यूज करना है आपको, बिना फार्मूले के सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे 5 क्वेश्चन देंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, फार्मूले का प्रयोग कल से करवा दें, ठीक है बेटा।